भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र नीति सरकार है, ये इसकी मंशा अत्यंत ही मैं कहूंगा खराब है और ये पूरे देश को कास्ट लाइन और रिलीजियस लाइन, धार्मिक उन्माद में बांटना चाहती है। विविधता वाले देश में अगर इस तरह का कोई कानून थोपा जाएगा तो मुझे लगता है कि भयंकर अशांति फैलने की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? पहली बात कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, इसकी अवधारणा भारतीय संविधान में संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 44 में दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। लेकिन अभी जो चर्चा चल रहा है उसके लिए न तो कोई मसौदा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने रखा है और न इस पर कोई उप समिति का कोई मंतव्य आया हो, कोई रिपोर्ट आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये हवाबाजी कर रहे हैं और जनता के बीच में आगामी आने वाले चुनाव को लेकर पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता है उसका समर्थन करते हैं, परंतु ये विविधताओं का देश है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको लागू कराने का प्रयास कर रही है, उसका मंशा जो है पोलराइजेशन करने का, इस देश में अशांति पैदा करने का, हम उसका घोर और अत्यंत पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। विद्याधर व्यक्तिगत तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का सम्मान कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सही बता रहे हैं। जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी है, पार्टी का इस पर क्या डिसीजन है, क्या निर्णय है? नहीं, आपने पिछले दिनों देखा होगा, बहन जी ने भी कहा कि जहां तक समान नागरिक संहिता की बात है तो उसका हम समर्थन करते हैं, पर जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है उसका हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी नेता बहुत ही लर्नेड, बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही जानकार और सामाजिक मुद्दों पर बहुत गहरी पकड़ है उनकी, और मेरे नेता का जो मंतव्य है मैं उसी मंतव्य को आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं पूरे देश में, आप देख रहे होंगे कि आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, दलित हो, तमाम समुदाय के लोग सड़क पर हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुल करके भी इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि समान नागरिक संहिता है क्या, ये क्यों है, कब से है, कैसे आया है। तो भारत में दो तरह के कानून हैं, दीवानी और फौजदारी, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में सिविल और क्रिमिनल कहते हैं। क्रिमिनल की बात जहां तक है तो सारे देश के सारे नागरिकों पर समान कानून लागू होते हैं, पर जो सिविल मैटर है जैसे शादी ब्याह, गोद लेना, तलाक, इन सब के लिए व्यक्तिगत कानून है, जिसमें हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, इस तरह का कानून है। और जहां तक विभिन्न आदिवासी संगठनों का है तो वो इन सब चीजों से बाहर हैं और उनका अपना कस्टमरी या जो परंपरागत व्यवस्था है उसके तहत उनका ये सब चीज निर्धारित होता है। तो जहां तक चूंकि भारत एक बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ है, तो समान नागरिक संहिता जैसे बाकी देशों में लागू है वैसे लागू करना यहाँ संभव नहीं है। तो इस विविधता भरे देश की विविधता को बरकरार रखते हुए समान नागरिक संहिता कैसे लागू किया जाए, इस पर सरकार को मसौदा तैयार करना चाहिए। वो मसौदा को जनता के बीच में विचार कर रखना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, तब कोई निर्णय पर पहुंचा जाए या उस पर वाद विवाद किया जाए, तर्क किया जाए। सीधे तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर प्रहार करना है, मुसलमानों को जो है सो टारगेट किया जाए, अल्पसंख्यकों को इस देश में टारगेट किया जा रहा है। सरासर गलत बात है। इसका कारण है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उससे मुसलमान प्रभावित होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है। इससे जो परंपरागत व्यवस्था में आदिवासी हमारे हैं, चाहे अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लोग आने से उनकी परंपरागत व्यवस्थाएं टूटेंगी, तो ऐसे सारे लोग प्रभावित होंगे। ये मुसलमानों की बात तो उड़ाई जा रही है ताकि पोलराइजेशन किया जाए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आदिवासी समुदाय कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है, कानून बन जाता है इस देश के अंदर, तो मेरे कई पारंपरिक, चाहे व्यवस्था की बात हो, हमारी अपनी कस्टमरी लॉ की बात हो, पढ़ा व्यवस्था की बात हो, या फिर पहनावा ओढ़ावा संस्कृति की बात हो, तमाम चीज़ें वो जो है सो नष्ट हो जाएगी। देखिए, उनकी आशंकाएं अपनी जगह में सही हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उसमें इन विविधताओं का संरक्षण करते हुए मसौदा तैयार किया जा सकता है। लेकिन सरकार की मंशा वो है नहीं। सरकार इस मामले को उलझाना चाहती है और इस तरीके से उलझाना चाहती है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए
और इसका चुनावी लाभ 2024 में सरकार ले। चूंकि आपने देखा होगा कि कई बार 1985 में शाहबानो प्रकरण, 1992 में या 94 में सरला मुदगल केस जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारों को यह प्रयास करना चाहिए कि यह समान नागरिक संहिता लागू करे। लेकिन आप एक बात गौर करिए कि 2018 में विधि आयोग, भारत सरकार ने यह स्पष्ट मंतव्य दिया कि भारत जैसे विविधता वाले देश में समान नागरिक संहिता लागू करना संभव नहीं है। उसके बाद के विधि आयोग को यह जिम्मेवारी दी गई कि इसका अध्ययन किया जाए, और अब जब यह विषय चर्चा में लाया गया है सरकार के द्वारा, तब बिना मसौदा के सिर्फ एक जुमलेबाजी की तरह चर्चा में लाया गया। यह ठीक नहीं है। अगर आप कुछ सचमुच करना चाहते हैं, गंभीर आपका प्रयास है, तो आपको एक मसौदे के साथ आना चाहिए कि ये समान नागरिक संहिता का यह मसौदा है। बार बार वो लोग एक बात कहते हैं, उत्तराखंड मॉडल। अब बताइए, उत्तराखंड का जो विधानसभा है उसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ उत्तराखंड में है, और उस उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मॉडल होगा वो देश के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे देश का जो मॉडल होगा वो अलग होगा। उत्तराखंड की सामाजिक परंपरागत व्यवस्थाएं कुछ और हैं। अन्य देशों में बहुत जगह आपको सिर्फ बहुपत्नी विवाह के बारे में जानते हैं, बहुपति विवाह की प्रथा भी है कई देशों में, कई राज्यों में, कई प्रदेशों में बहुपति प्रथा भी है, जो कई कारणों से है। तो इन सब के बीच में समान नागरिक संहिता बिना मसौदा के उस पर चर्चा करना बेमानी होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र नीति सरकार है, ये इसकी मंशा अत्यंत ही मैं कहूंगा खराब है, और ये पूरे देश को कास्ट लाइन और रिलीजियस लाइन, धार्मिक उन्माद में बांटना चाहती है, ताकि इनको 2024 के चुनाव में लाभ मिल सके। कानून मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हो सकता है कि इसी वर्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। उप समिति उसका अनुशंसा करती है, फिर कैबिनेट से उसको पास कराया जाता है, फिर उसका बिल का मसौदा तैयार होता है, फिर बिल वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होता है, फिर होता है। आप इस विविधता वाले देश में कोई कानून जबरदस्ती थोप नहीं सकते। विधि आयोग ने तो कहा कि करोड़ों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हमारे पास, जो हमने मंगाया था। करोड़ों लोगों ने, किन लोगों ने भेजी? हम मुझे तो नहीं पता था, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं। ये सरासर बेमानी है, और वो जो संघ की संस्थाएं हैं उनके बीच से कुछ प्रतिक्रियाएं गई हैं। मुझे भी जानकारी इसकी मिली है कुछ लोगों से चर्चा में। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग जो उनके विचारों से सहमत हैं, जो उनके विचारों के हिसाब से चलते हैं, उनसे मांगा है। और विविधता वाले देश में अगर इस तरह का कोई कानून थोपा जाएगा तो मुझे लगता है कि भयंकर अशांति फैलने की आशंका है। जाति और धर्म की राजनीति देश में वैसे वक्त में चरम पर है जब इस देश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा होनी चाहिए, वैसे वक्त में इस देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति चरम पर है। और पूरा देश कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, मणिपुर तो कभी मध्य प्रदेश, तो कभी हरियाणा, तो कभी झारखंड, तो कभी बंगाल, लगभग राज्य जो है सो आज जल रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब बहुत पहले से भी लोग इस देश में समरसता के साथ रहते आए हैं, इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा गया मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो, और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। जहां तक धर्म और राजनीति, तो दो मुख्य पार्टियां जो भारत में हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों धर्म और जाति की राजनीति करती है। हमारी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, पर आपने शासनकाल देखा है बहन कुमारी मायावती का, जिस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कितने स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुले, कितने विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। कितनी संवेदनशील बहन जी थी कि मूक बधिरों के लिए एक विश्वविद्यालय का, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय का निर्माण उन्होंने कराया। तो बहन जी ने सड़कों का निर्माण कराया, विकास को रफ्तार दिया। कानून व्यवस्था उनके समय में सर्वश्रेष्ठ था उत्तर प्रदेश में, आप पता कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबके साथ न्याय किया, सबको समान न्यायिक व्यवस्था दी, जनता की आवाज सुनी जाती थी। इस तरह की व्यवस्था इस देश में बनाने की जरूरत है। रोजगार को सबसे पहले 100 दिनों में बहन जी ने 5,60,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया। बैकलॉग की वैकेंसी भरी, जिसमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई थे। उसके बाद 6 लाख एकड़ जमीन उन्होंने भूमिहीनों के बीच में बांटा, जिससे कोई भी भूमिहीन नहीं रह गया उत्तर प्रदेश। तो इस तरह का मॉडल हम लोगों ने पेश किया। गरीबी उन्मूलन के लिए महामाया आजीविका योजना चलाया, जो आज आपको लाइवलीहुड मिशन के रूप में दिखता है। मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना उन्होंने चलाया,
जो बाद में कालांतर में सरकार ने उसको अडॉप्ट किया और राजीव गांधी बाद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के रूप में रूपांतरित हो गया। इस तरीके से कई योजना बहन जी ने चलाया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमें तवज्जो नहीं देके हमें जातिवादी पार्टी लेबल करती है, जबकि हम लोग सबके साथ समान न्याय की बात करते हैं और न्याय करते हैं। ऐसे में आज के डेट में प्रासंगिक है कि भारत की जनता ये समझे कि सबसे योग्य अगर प्रधानमंत्री पद के लिए सभी नीतियों और सिद्धांतों के साथ अगर कोई व्यक्ति है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। वो अगर इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो ये जल रहा है, ये जो वैमनस्यता हो रहा है, ये नफरत की राजनीति हो रही है, ये सब बंद हो जाएगा और जो भी ये अराजक तत्व सड़कों पे घूम रहे हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी का जिक्र किया है, अब 143 करोड़ देशवासियों के ऊपर थोपना चाहती है, इसके पीछे की मानसिकता क्या दर्शाता है? मानसिकता जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि पोलराइजेशन 2024 का चुनाव नजदीक है, आसन्न है और इनके पास कोई विशेष मुद्दा नहीं है जिसको जनता को भ्रमित कर सके, जो पहले करते रहे। तो ऐसी स्थिति में इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए था जिस जनता में पोलराइजेशन करे और लोगों को यह बताने का प्रयास करें कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो लोग इसका विरोध करते हैं, जबकि यूसीसी से जितना दिक्कत मुसलमान या अन्य अल्पसंख्यक भाइयों को नहीं है, उससे ज्यादा दिक्कत हमारे आदिवासी भाइयों को है और अन्य परंपरागत व्यवस्था मानने वाले जो तथाकथित हिंदू कोड बिल के तहत आते हैं और अन्य परंपरागत व्यवस्था मानते हैं, उनको भी है। जिस तरह से पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध हो रहा है, इस विरोध के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी कानून बना करके अगर इसको लागू कर देती है, 24 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात मैं ये कहूंगा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं, वो हवा में तीर चला रहे हैं। कोई मसौदा हो तो उस पर बात करें, उसका विरोध या समर्थन किया जा सकता है। दूसरी बात कि अगर थोपने की बात होगी, यूसीसी बिना चर्चा के, बिना जनमत को समझे, देखिए जो समान नागरिक संहिता है वो भारत के नीति निर्देशक तत्व में है, अतः न्यायालय इसमें बाध्यकारी नहीं कर सकता। इसलिए न्यायालय ने 2-3 बार कहा कि सरकार इसको लागू करने का प्रयास करे, पर उसने यह आदेश नहीं दिया कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में सिर्फ कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है, न्यायालय इसमें कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं दे सकता। तो ऐसे में राज्य को जनमत के साथ इस पर निर्णय लेना है और जनमत को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। मसौदा रखिए, फिर जनमत इस पर अपना प्रतिक्रिया देगी और उस पर जो प्रतिक्रिया आएगी उसके आधार पर सारी विविधताओं को समेटते हुए परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने वाला होगा और जो संवेदनशील जो वर्ग हैं उनको संरक्षित करने का काम करेगा, जिसमें विशेषकर महिलाएं हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से यूसीसी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी इसको आगे लेकर आ रही है उसका हम घोर विरोध करते हैं। 2 दिवसीय झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस पर जो है झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया गया। 2 दिवसीय इस आदिवासी महोत्सव को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं बहुत सकारात्मक तरीके से देखता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने कुछ दिक्कत के साथ शुरुआत की, कुछ वादे को प्रयास किया पूरा करने का, उसके बाद उसमें पीछे हट गए, उससे जनता काफी आहत थी। लेकिन विगत कुछ दिनों में जिस तरीके से लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं और राज्य के बेरोजगारों को कुछ राहत देने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि जो नीति बनाया है उसका पुरजोर विरोध हो रहा है और मैं भी करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं। और जिस तरीके से बिरसा स्मृति पार्क, जो पहले जेल हुआ करता था जहां भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था, वहां पर जो कार्यक्रम किया गया विश्व आदिवासी दिवस में, इसको मैं एक सकारात्मक तौर पर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि यह स्मारक पूरे विश्व में जाना जाए और हमारे झारखंड के हमारे आदिवासियत हमारे मूलवासियों की पहचान को बढ़ाया जाए, सम्मान उसका बढ़ाया जाए।